हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे सेकंड लेक्चर में लिविंग वर्ल्ड का। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने पिछले पार्ट में लिविंग वर्ल्ड क्या होता है समझा, लाइफ क्या होता है समझा, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कौन सा डिफाइनिंग फीचर होता है, प्रॉपर्टी होता है, ये इन सब चीज़ की हमने स्टडी करा था। जिसमें से हमने देखा था कि जो ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये डिफाइनिंग फीचर नहीं होता लिविंग ऑर्गेनिज्म का। फिर हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, डिफाइनिंग फीचर होते हैं। डिफाइनिंग फीचर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम नेक्स्ट पार्ट की स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है बायोडावर्सिटी। अब भाई ये बायोडावर्सिटी क्या होता है, तो इसके शब्द में ही मीनिंग छुपा हुआ है। ये जो वर्ड लिखा है इसी में मीनिंग है। कैसे, मैं पिछले क्लास में ही बताया था कि बायो का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है भाई लिविंग, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग होता है। अच्छा, ये डावर्सिटी का मतलब क्या होता है भैया जी, तो डावर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जो लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं उन्हीं की जो वैरायटी है, इसी को बायोडावर्सिटी कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, बायोडावर्सिटी। सो बायोडावर्सिटी देखा जाए तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो लाइफ है, ठीक है, लाइफ की जो वैरायटी है पृथ्वी पे, लाइफ की जो वैरायटी है पृथ्वी पे, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोडावर्सिटी कहते हैं। सो अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हो आप बायोडावर्सिटी का। क्या होता है बेटा, इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ लाइफ लाइफ ऑन अर्थ। पृथ्वी पे जो लाइफ की वैरायटी है, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इन्हीं के वैरायटी को हम क्या कहते हैं, बायोडावर्सिटी कहते हैं। सो आई होप बायोडावर्सिटी क्या होता है आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ, जहां पे एक और डेफिनेशन दिया गया है बायोडावर्सिटी का। इसमें क्या लिखा है बायोडावर्सिटी के डेफिनेशन में कि द नंबर, मतलब कितने ज्यादा अमाउंट में है, मात्रा में है, टाइप्स कितनी वैरायटी है, ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसी को हम क्या कहते हैं, बायोडावर्सिटी कहते हैं। सो बायोडावर्सिटी देखा जाए तो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हमारे पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं, इसी को बायोडावर्सिटी कहते हैं। तो ये बुकिश लैंग्वेज में एक डेफिनेशन आपके सामने ये रहा, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं तो एक एस्टिमेटेड डाटा है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज अब तक डिस्क्राइब्ड हैं, डिस्क्राइब मतलब जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिनके कैरेक्टर्स पता है हमें, जिनको हमने नॉमेनक्लेचर और एक तरह से क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, वो है 1.7 से 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीशीज हमने अभी तक डिस्कवर कर लिए हैं। तो ये है डाइवर्सिटी का थोड़ा सा ग्लिम्स, नंबर के फॉर्म में, डाटा के फॉर्म में। आगे बात करते हैं टैक्सोनॉमी क्या होता है भाई, ठीक है। सो टैक्सोनॉमी में बेसिकली दो तीन चीजें होती हैं। टैक्सोनॉमी होता क्या है, ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं किसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और नॉमेनक्लेचर के बारे में लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है और नॉमेनक्लेचर होता है, इसी के स्टडी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। यानी टैक्सोनॉमी में तीनों चीजें करते हैं, आइडेंटिफिकेशन यानी आइडेंटिफाई करना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को, उनके बारे में कैरेक्टर्स पता करना, लिखना, ठीक है। देन उनको क्लासीफाई करना, क्लासीफाई मतलब उनको कन्वीनियंट ग्रुप में एक तरह से अरेंज करना, ठीक है, कैटेगराइजेशन कर देना, ग्रुपिंग कर देना, ये होता है क्लासिफिकेशन। फिर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर तो सभी को पता है, असाइनिंग साइंटिफिक नेम सो दैट पूरे वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनिज्म है उस एक कॉमन नेम से जाना जाए, ठीक है। क्योंकि यार हो सकता है कोई जो ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है, आपके गांव में किसी और नाम से जाने जाते हैं, शहर में किसी और नाम से जाने जाते हैं, स्टेट चेंज करोगे तो नाम उनका चेंज होगा, तो भाई कंट्री चेंज करोगे तो कितने नाम चेंज हो जाएंगे, तो भाई ऐसे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना। तो उसके लिए क्या होता है, उनको हम एक साइंटिफिक नेम देते हैं ताकि कोई स्पीशीज एक सिंगल नेम से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाना जाए, इससे कॉम्प्लिकेशन कंफ्यूजन दूर हो। चलिए फिर ये था टैक्सोनॉमी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या बढ़ने वाले भाई, आगे पढ़ने वाले हैं सिस्टमैटिक्स। अब ये सिस्टमैटिक्स क्या है, तो पहले जो टैक्सोनॉमी हुआ था, मतलब हमने उसमें क्लासिफिकेशन वगैरह करा था, वो हमने कैसे भी कर दिया था, मतलब एक तरह से इवोल्यूशन का ध्यान नहीं रखा था। अब जब हम क्लासिफिकेशन, ठीक है,
जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है या जो अरेंजमेंट है इवोल्यूशनरी बेसिस पे करते हैं या फाइलोजेनेटिक बेसिक्स पे करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। यानी सिस्टमैटिक्स में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट हो रहा है, बट यहाँ पे इवोल्यूशन का ख्याल रखा जा रहा है। मतलब जो स्पीशीज सबसे पहले आई उसको पहले हम ग्रुप में डालेंगे, जो बाद में आई उसके बाद में आएगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं आप स्मार्टफोन्स का, ठीक है। जैसे सबसे पहले वो कीपैड वाले फोन आते थे, देन फिर वो कीपैड में पहले ब्लैक एंड व्हाइट आता था, फिर वो कलर वाला हुआ, तो इवोल्यूशन हो गया ना फोन का। अब कलर के बाद फिर टच आ गया, ठीक है। टच के बाद क्या आ गया, एक कैमरे वाले आ गए, एक के बाद दो कैमरे वाले, अब तो पता नहीं कितने कैमरे वाले फोन आ रहे हैं भाई साहब। तो ये क्या था, फोन का इवोल्यूशन हुआ ना, जैसे कि अपग्रेडेशन हुआ। तो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी क्या होता है, अपग्रेडेशन होता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पृथ्वी पे प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स आए, बैक्टीरियाज वगैरह, ठीक है। उनसे भी पहले कुछ लाइफ फॉर्म्स आए थे जो कि एक्चुअली असेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ थे। ये सब हम इवोल्यूशन में क्लास 12 में पढ़ेंगे। बट हाँ, बैक्टीरियाज कह सकते हो, मोनेरा जो किंगडम में पाया जाता है, वो सारे बैक्टीरिया वो पहले आए पृथ्वी पे। उसके बाद फिर प्रोटिस्टा वगैरह चला, ठीक है। देन फिर हमारा एनिमेलिया, प्लांटी एनिमेलिया, ये सब की तरफ हम मूव ऑन करें। तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, यानी जो एंशियंट होगा, पुराना होगा, उसको पहले रखेंगे, जो मॉडर्न होगा, जो कॉम्प्लेक्स होगा, उसको बाद में रखेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सो सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, लैटिन वर्ड सिस्टमा से लिया गया है, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। इसमें होता क्या है, तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है, बेसिकली ये डील करता है विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सिस्टमैटिक हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता है, सिमिलैरिटीज के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में हम इसे पता कर सकते हैं। अब जैसे कि मोनेरा किंगडम है, उसमें सारे बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मोनेरा के बाद एनिमल किंगडम, तो उसमें जो भी एनिमल्स वगैरह हैं, अब उनमें भी फाइलम वगैरह होगा, ठीक है। अब फाइलम में सबसे एडवांस कौन सा है, तुम्हारा कॉर्डेट्स है, ठीक है। अब क्या है, ये एडवांसमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी अरेंजमेंट सिस्टमैटिक्स कहलाती है, और बेसिकली सिस्टमैटिक्स में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, इसमें हम क्लासिफाई करते हैं ऐसे कि जो एंशियंट होगा, ठीक है, एंशियंट होगा, उसको हम फर्स्ट प्लेस पे उसको क्या करेंगे, एक तरह से कैटेगराइज करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। और जो मॉडर्न होगा, मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, वो किस में आएगा भाई, वो लास्ट में आएगा। तो ऐसे एंशियंट से, ठीक है, देख सकते हो ये सब ऑर्गेनिज्म क्या है, एंशियंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एंशियंट एनिमल्स है। अब ऐसे चलते 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 ये हमारे प्राइमेट्स वगैरह बने, प्राइमेट्स में जो भी बंदर वाली स्पीशीज आ गई, ऐसे ही चलते चलते हमारा मॉडर्न होमोसेपियंस आया, ठीक है, होमोसेपियंस आया। तो इसमें देख सकते हैं भाई कि आप किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप समझ सकते हो, डिफरेंसेस समझ सकते हो कि ये इससे देख सकते हो ज़्यादा इवॉल्व है, टॉल है, इरेक्ट है, ठीक है। और भी बहुत सारे एक्सटर्नल इंटरनल फीचर हम देख सकते हैं, ब्रेन कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हो एंशियंट से किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, अरेंज करना, एंशियंट टू मॉडर्न, ठीक है। इसी क्लासिफिकेशन को, ठीक है, इसी क्लासिफिकेशन को हम सिस्टमैटिक कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको सिस्टमैटिक बेसिस पे हमने क्या करा है, क्लासिफाई करा। इट मींस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा। तो अगर कोई डेफिनेशन आ जाए, कोई पूछ ले कि ये इवोल्यूशनरी बेसिस या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें बस लिखना आपको क्या कि जो इसमें ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन सच अ ऑर्डर सच दैट एंशियंट ऑर्गेनिज्म प्लेस फर्स्ट एंड मॉडर्न ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड लेटर। तो ऐसे आप अपने आप से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो जो सिस्टमैटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था कैरोलस लिन्योस ने, ठीक है। इस चैप्टर में यार कैरोलस लिन्योस का नाम बहुत चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि आगे चल के पढ़ेंगे भाई ये फादर हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, ठीक है, और इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो उन्होंने, कैरोलस लिन्योस ने अपने एक बुक में, उस बुक का नाम क्या था भाई, सिस्टमा नेचरा, यही है उसका फ्रंट पेज, सिस्टमा नेचरा जो बुक है, ठीक है, नेचरे जो बुक है, उसमें उन्होंने लिखा था सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट के बारे में, किन्होंने, कैरोलस लिन्योस ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी।
मतलब टैक्सोनॉमी में बेसिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे खत्म करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, जैसे कि तुमने क्या करा, कहीं भी जंगल में गए और तुम्हें कोई नई स्पीशीज डिस्कवर हुआ, तो पहली बात तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि नई स्पीशीज है, क्योंकि तुम्हें सारा स्पीशीज तो याद नहीं है, बट हाँ उसका रिकॉर्ड, उसका डाटाबेस या तो कंप्यूटर में, नहीं तो लाइब्रेरी वगैरह में, ठीक है, वहाँ पे सेव्ड है, बुक्स में रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप कंपेयर करके पता कर सकते हो कि तुमने जो स्पीसीज डिस्कवर करी है वो नई है या ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है। अगर ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी है तो मेहनत खराब, मेहनत बर्बाद, दोबारा डिस्कवरी स्टार्ट करो। तो भाई बेसिकली टैक्सोनॉमी सुनने में जितना आसान प्रोसेस लग रहा, साइंटिस्ट को सालों लग जाते हैं ये सब काम करने में, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कवरी करा, लेट सपोज हमने कोई एक्स स्पीशीज डिस्कवर करा जो कि नई है मान लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे। कैरेक्टराइजेशन में क्या करेंगे, हम उसकी कैरेक्टर्स को नोट डाउन करेंगे, स्टडी करेंगे। अब वो कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं भाई, बहुत से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इंटरनल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है, एक्सटर्नल कैसा अपीयरेंस है, कैसा कलर है, ठीक है, प्लांट होगा तो लीफ का साइज क्या, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हो गया, ठीक है। और सेल स्ट्रक्चर की बात होगी, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर हो गया। ये सारी चीज को हम स्टडी करते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं, ये हो गया कैरेक्टराइजेशन, मतलब कैरेक्टर्स पता करना। जैसे कि कोई लेट सपोज मैमल की स्पीशीज डिस्कवर हुई है, तो उसका पहला कैरेक्टर तो यही ढूंढेंगे कि अगर उसकी फीमेल में वेदर मेमरी ग्लैंड है या नहीं है। अगर मेमरी ग्लैंड है तो मैमल है, तो कैरेक्टर हो गया ना मेमरी ग्लैंड होना। बॉडी पे हेयर है या नहीं है, अगर हेयर है तो मैमल हो गया। तो यही होता है कैरेक्टर्स का पता लगाना। सेकंड बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन। अब तुम्हें कैरेक्टर्स पता कर गए कि ठीक है मेरा कोई एक्स स्पीशीज है, उसमें मेरे को ना दो कैरेक्टर पता चले। एक तो इनकी जो फीमेल है उनके पास क्या है, मेमरी ग्लैंड है, उनके पास क्या है बेटा, मेमरी ग्लैंड है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो बात करें हैं, जो इनके मतलब बॉडी पे, ठीक है, बॉडी पे इनके क्या है बेटा, हेयर है, ठीक है। तो ये फीचर, ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं मेरे को मैच कर रही है किससे, मैमल से। तो मैं कह सकता हूं आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, मैंने आइडेंटिफाई करा, रिकॉर्ड्स देखे, डाटाबेस में चेक करा जा करके, तो पता चला अच्छा ये जो एक्स वाली स्पीशीज है ना भाई, ये तो मैमल से यार, ठीक है, ये तो मैमल है। तो हमने एक ऐसे करके एक नया स्पीशीज डिस्कवर कर दिया जो कि मैमल है एक, ठीक है। चलिए, तो हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया क्या है वो, तो कैरेक्टराइजेशन करेंगे तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अब हमें पता चल गया कि ये मैमल है, तो इसको कौन से ग्रुप में डालेंगे, मैमल में डालेंगे ना, तो भाई मैमल वाले में प्लेस कर देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको इंसेक्ट में डाल दोगे, इंसेक्ट में मेमरी ग्लैंड थोड़ी होता है, इंसेक्ट में बॉडी पे हेयर थोड़ी होता है। तो जो उसका कन्वीनियंट ग्रुप था, ठीक है, उसमें हमने उसके कैरेक्टर के बेसिस पे रख दिया। अब उसको ग्रुपिंग कर दी ना मैंने, जैसे मेरा एक्स स्पीशीज पता चला मेरे को मैमल है, तो इसको मैंने मैमल ग्रुप में डाल दिया मैंने, ठीक है, मैमल में डाल दिया, यानी कि ये एक तरह से हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन कुछ नहीं होता, ग्रुपिंग होता है। जैसे आपके क्लास में भी करते होंगे कि बॉयज को एक तरफ बैठा दिया, गर्ल्स को एक तरफ, ठीक है, या अगर मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बट हाँ कुछ कुछ क्लास में हो सकता है ऐसा कि यार टॉपर्स को मतलब एक अलग से बैच दे दिया, ठीक है, उससे कम वालों को अलग दे दिया। या घर में भी करते हैं हम क्लासिफिकेशन, ठीक है, जैसे मसाले के बॉक्स अलग कर दिया हमने, ठीक है, वेजिटेबल्स के अलग कर दिया। तो क्लासिफिकेशन तो हर जगह होता है, ग्रुपिंग तो हर जगह होता है। फिर बात करते हैं फोर्थ स्टेप। अगर हमने ग्रुपिंग कर दिया, हमें सब पता चल गया, कैरेक्टर्स पता चल गया, उसको ग्रुपिंग कर दिया मैमल में ये, तब क्या करेंगे, तब उसका नाम असाइन करेंगे, उसको साइंटिफिक नेम देंगे ताकि पूरी दुनिया उसको एक नाम से जान सके। तो वो किस में करेंगे हम, नॉमेनक्लेचर में। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, टू असाइन साइंटिफिक नेम सो दैट बाय सिंगल नेम होल वर्ल्ड कैन नो दैट स्पीशीज, ठीक है, या दैट स्पीशीज। आगे बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन। अभी मैंने समझा दिया कैरेक्टराइजेशन, उसी को एक बार नोट से यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम बुकिश लैंग्वेज में लिखवा दिया ताकि आपको नोट्स बनाने में भी दिक्कत ना हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करना, समझना, ठीक है, उसको नोट डाउन करना। ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज, या तो एक्सटर्नल कैरेक्टर हो सकता है, बाहर का एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है। इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे टिश्यू, हिस्टोलॉजी हमने कर लिया, टिश्यू के बारे में उसको देख लिया क्रॉस सेक्शन डायसेक्शन करके, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल, साइटोलॉजी समझ लिया हमने। फिर बात करें डेवलपमेंट प्रोसेस, कैसा उसका डेवलपमेंट प्रोसेस है, मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब जैसे डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जो इंसान के बच्चे इंसानी जैसा दिखते हैं, इंसानी बनते हैं, कुत्ते का बच्चा कुत्ता जैसा दिखता है और कुत्ता ही बनता है, मतलब उसको तो पिल्ला कहते हैं, हाँ। तो पर ऐसा अगर मैं बोलूँ मैं सिल्क वर्म, उसका बच्चा सिल्क वर्म जैसा दिखता है, नहीं, वो तो कीड़े जैसा दिखता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ फ्रॉग, फ्रॉग का बच्चा क्या फ्रॉग जैसा दिखता है, नहीं, वो तो पहले तो मछली जैसा दिखता है, टेडपोल होता है वो, ठीक है। तो ऐसे जो डेवलपमेंट होती है इसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है, जिसमें ड्रास्टिक चेंज होने के बाद जो यंग वन है
वो एडल्ट को रिसेंबल करता है ड्रास्टिक चेंज होने के बाद, डायरेक्टली नहीं करता, तो उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इस चैप्टर में आगे जो चैप्टर आएगा किसमें, एनिमल किंगडम, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, लार्वा स्टेज बन रहा नहीं बन रहा, ये सब पता लगाते हैं। उसके बाद इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जिस क्लाइमेट में जिस हैबिटेट में रह रहा है वहाँ पे उसका मतलब इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, प्रीडेटर है, प्रे है, ठीक है, उसका सर्वाइवल क्या है, फीडिंग हैबिट क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ हम पता करते हैं। कैसे इंटरेक्शन कर रहा है अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ये इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में पता करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा कैरेक्टराइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाइए, ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि फिर बैकलॉग लग जाएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर दूसरा ड्रॉप लेना पड़ेगा, तीसरा ड्रॉप लेना पड़ेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आगे बात करते हैं, कैरेक्टराइजेशन तो हो गया, अभी हमने पढ़ा इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्या, आइडेंटिफिकेशन। तो पहला स्टेप पढ़ा हमने कैरेक्टराइजेशन, दूसरा स्टेप पढ़ने जा रहे हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन, पहचानना। इसलिए देखो ना, पहचान रही है लड़की वो लेकर के, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास। अच्छा, इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है करेक्ट डिस्क्रिप्शन तैयार करना, करेक्ट डिस्क्रिप्शन पता लगाना, ठीक है, ताकि वो जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर करा है उसकी नेमिंग हो पाए, ठीक है। तो नेमिंग होने के लिए आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्लासिफिकेशन, ये हमारा लास्ट स्टेप है, क्लासिफिकेशन। देन नहीं, एक और स्टेप है हमारा क्या, नॉमेनक्लेचर भी है। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि हम कौन से ग्रुप में डालें, तो वो तो कैरेक्टर्स की स्टडी करके ही पता चलेगा। वो कैसे करा हमने, पहले के 2 स्टेप में करा। आगे बात करते हैं, इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, कन्वीनियंट ग्रुप में डालना। तो इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। इसको आप ग्रुप भी कह सकते हो, ठीक है, या इसको टैग्जा भी कह सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को कन्वीनियंट साइंटिफिक मेथड से ग्रुप में डालना, कैटेगरी में डालना या टैग्जा में डालना, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, क्लासिफिकेशन कहते हैं, बांट देना, ठीक है। चलो भाई, जैसे कोई प्लांट डिस्कवर करे होता है उसको प्लांट किंगडम में डालोगे, है ना, यही है। जैसे कोई एनिमल डिस्कवर करा, प्राइमेट है तो उसको यार तुम प्राइमेट वाले ग्रुप में डालोगे, कोडेट्स है तो कोडेट्स वाले फाइलम में डालोगे, ठीक है, मैमल है क्लास तो मैमल में डालोगे। ये सब चीज ध्यान रखना पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम असाइन करते हैं, क्या करते हैं भाई, असाइन करते हैं साइंटिफिक नेम, ठीक है, साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म, टू द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम असाइन करना, ठीक है, इस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, नॉमेनक्लेचर कहते हैं। चलो भाई आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं, इसका एक और डेफिनेशन है, इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से हम नेम को स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि एक ऐसा नाम दे रहे हैं जो पूरे दुनिया में फॉलो होगा, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये क्यों नेमिंग कर रहे हैं भाई, वही मैं बता चुका हूँ पहले ही कि अगर तुम कॉमन नेम देखोगे तो भाई हर कंट्री, हर स्टेट, इवन की डिफरेंट विलेज के मतलब एक स्पीशीज के डिफरेंट नाम हो सकते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ठीक है। एक दो नाम मैं अपने गांव से बता दूं लेकर के तुम्हें इसका ही, तो तुम पहचान नहीं पाओगे क्या बोल रहे हो भैया तुम, ठीक है। तो ये है, अब क्योंकि भाई किसी स्पीशीज को एक नाम से पूरी दुनिया जानेगी तभी तो उसके बारे में पता चलेगा। अब मैं किसी और नाम से बोल दूं और बोल मैं टाइगर रहा हूं तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, कोई उर्दू में बोल दे तुम्हें नहीं पता चलेगा, ठीक है। चलो, तो इसलिए एक नाम से पूरी दुनिया जाने, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है सच दैट एन ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलो आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या बेटा, नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ नेमिंग विथ 2 कंपोनेंट्स। ऐसा नेमिंग का सिस्टम जिसमें 2 कंपोनेंट होता है। अच्छा, 2 कंपोनेंट कौन सा लेते हैं, एक तो हम लेते हैं जीनस, ठीक है, और दूसरा लेते हैं हम स्पीशीज, ठीक है, एक तो लेते हैं हम जीनस, दूसरा लेते हैं स्पीशीज। यानी कि ऐसा नेमिंग का सिस्टम जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट लिया जाता है, जो एक कंपोनेंट जीनस के बारे में बताता है, दूसरा स्पीशीज के बारे में बताता है, इसी को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। बाय का मतलब ये 2, और वो 2 किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, पहला वर्ड जीनस होगा, सेकेंड वर्ड किसके बारे में होगा, स्पीशीज, या इसको स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं भाई साहब, एपिथेट कहते हैं। चलिए, तो इसको किसने दिया था, तो भाई वही कैरोलस लिन्नोस ने दिया था, इसलिए इनको हम फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ
बायनोमियल, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर या टैक्सोनॉमी के भी फादर इनको ही कहा जाता है। चलिए भाई, तो ये है कैरोलस लिन्योस, देख सकते हैं कितने स्मार्ट से लग रहे हैं। न्यूटन मत समझ लेना बेटा, सभी के सफेद ऐसे बाल वाले न्यूटन नहीं होते हैं, न्यूटन नहीं होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है, इसमें भी दो डिपार्टमेंट काम करता है। एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ जानवर का नाम रखेगा, जानवर का नाम लेगा या उसके प्रोसेस को संभालेगा, जो भी साइंटिफिक प्रोसेस है। दूसरा होता है जो सिर्फ प्लांट को नाम असाइन करते हैं। तो इन्हीं दोनों को समझ रहे हैं। तो एक तो होता है भाई ICBN और एक होता है ICZN। इसमें ICBN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि ये सिर्फ प्लांट्स को नाम असाइन करते हैं। और ये क्या है? इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब जूलॉजिकल का मतलब क्या है भाई? जूलॉजिकल का मतलब ये है कि जू, और जू से आपके दिमाग में क्या आता है? एनिमल्स, ठीक है। यानी ये किसको नाम देते हैं? एनिमल्स को नाम देते हैं भाई, ठीक है। चलिए, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो वैसे यहाँ पे दो डिपार्टमेंट काम करती है। एक तो एनिमल को नाम देते हैं, दूसरे किसको देते हैं? प्लांट्स को देते हैं। अब एनिमल वालों के लिए पढ़ लेते हैं। बोटेनिकल नेम्स यानी कि प्लांट्स वाले नेम आर बेस्ड ऑन द रूल्स इन द इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो भाई जो बोटेनिकल नेम होंगे, प्लांट्स के नाम होंगे, वो कौन से रूल को फॉलो करके हम नेमिंग करेंगे? वो है हमारा इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी ICBN के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करके हम क्या करने वाले हैं? नेमिंग करने वाले हैं। अच्छा, जूलॉजिकल नेम्स किस पे बेस्ड होते हैं बेटा? इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी कि ICZN। इसके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। CBSE या इवन नीट में भी इसके फुल फॉर्म आ सकते हैं, या CBSE में तो कई बार इसको पूछा गया एक आधी नंबर में। चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये मेरे पास क्या है? टाइगर है। तो भाई टाइगर किस में आएगा? टाइगर को नाम देने का ठेका किसके पास है? ICZN वालों के पास है। तो टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? पैंथरा टिग्रिस। क्या नाम है? पैंथरा टिग्रिस। जहां पे जो पैंथरा है ये जीनस नेम है। कौन सा नेम है? जीनस नेम, ठीक है। अच्छा एक मिनट यार, गेम लिख दिया मैंने। जीनस नेम है। अच्छा, ये जो टिग्रिस है वो क्या है? स्पीशीज नेम है, यानी ये स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें ध्यान से देखो कि जो जीनस नेम जो स्टार्ट होता है ना, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करा है, स्पीशीज नेम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इसके रूल्स भी पढ़ने वाले बस नेक्स्ट स्लाइड में ही है। अच्छा, मैंगो का नाम कौन देगा? तो मैंगो का नाम हम किस बेसिस पे देंगे? ICBN वालों का रूल्स को फॉलो करके। मैंगो का नेम क्या होता है? साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका। अगर आप हाथ से लिख रहे हो ना तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना, ये भी रूल में पढ़ने वाले हैं हम। ये जो मैंजीफेरा है ये बेटा क्या है? जीनस नेम है, यानी कि जेनरिक नेम है, जेनरिक नेम है, ठीक है। और ये जो इंडिका है ये क्या है? स्पीशीज नेम है, ठीक है। स्पीशीज का नेम है उसका, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। अगर स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो जाए तो यार भूल चूक माफ कर देना, मैं बायो पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे बात करते हैं यूनिवर्सल रूल्स फॉर या ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो भाई बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए, मतलब बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर जो भी बोटेनिकल बोल रहा हूँ बार बार यार, बायनोमियल है, बोटेनिकल तो तुम्हारा हो गया ICBN वाले। जो हम यूनिवर्सल रूल है किसके लिए? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का। अच्छा, किसने दिया? कैरोलस लिन्योस ने दिया, वही तो है फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर या टैक्सोनॉमी। तो भाई उन्होंने कुछ रूल्स दिए जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और इसी रूल्स को फॉलो करके जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसके नाम असाइन करा जाता है। जो भी आप साइंटिफिक नेम पढ़ रहे हो वो सब यही रूल्स को फॉलो करके लिखे जाते हैं। CBSE वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई 2 से 3 मार्क्स में भाई CBSE के पेपर में सवाल आ जाता है। इस रूल को लिखने के लिए पूछ लेगा पूरा का पूरा, ठीक है। बाकी नीट में ऐसा नहीं, क्या रूल लिखने के लिए बोलेगा, इसको कहीं MCQ में इस्तेमाल करवा लेगा या कोई क्वेश्चन दे देगा उसमें इस्तेमाल करवा लेगा इस रूल का। तो रूल याद तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए, तो तभी तो CBSE एग्जाम में लिख के आ पाओगे, ठीक है। हाँ, नीट में जो MCQ आते हैं उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो दोनों ही हो जाएगा, टेंशन मतलब। अभी याद भी करवा दूंगा, दिक्कत देने वाली बात नहीं है, बस आप थोड़ा रिवीजन करना तो मेमोरी काफ़ी लॉन्ग समय तक रहेगी। पहला रूल की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन और लैटिनाइज्ड एंड रिटन इन इटैलिक्स। क्या कह रहा भाई? जो साइंटिफिक नेम होते हैं ना वो ज़्यादातर लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। अच्छा भैया, लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों होते हैं? इंग्लिश ले लेते, हिंदी ले लेते,
संस्कृत ले रहे थे, ये लैटिन ही क्यों है? क्योंकि देखो भाई, नेम ना हमेशा उस लैंग्वेज में लिखना चाहिए जिसमें चेंजेस होने के चांसेस नहीं है, जिसमें चेंजेस नहीं होते हैं। अब ये उसी लैंग्वेज में पॉसिबल है जो लैंग्वेज डेड हो चुकी है। डेड क्या, मर चुकी है। डेड से मतलब है कि उसका अब आम भाषा में बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होता दुनिया में कहीं भी, ठीक है। तो जो लैटिन वर्ड है, लैटिन जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैटिन जो लैंग्वेज है उसका अब मॉडर्न टाइम में कोई इस्तेमाल नहीं करता बोलने में, ठीक है। संस्कृत, इवन संस्कृत का भी थोड़ा बहुत तो इस्तेमाल करते ही हैं, ठीक है। इंग्लिश का तो बहुत ज़्यादा है। अब जो लैंग्वेज यूज़ होगा डेली बेसिस में, तो उसमें हर रोज़ मॉडिफिकेशन, हर रोज़ चेंजेस, हर रोज़ नए नए वर्ड्स आते रहेंगे, ठीक है। तो बार बार चेंज होगा तो वो यार कब कॉम्प्लिकेशन करेगा नाम लिखने में, ठीक है। अगर कोई वर्ड का पहले मतलब कुछ और था, एक और वर्ड आ गया उसका सेम मतलब है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए डेड लैंग्वेज के इस्तेमाल करते हैं जो मॉडर्न टाइम पे बोलचाल के इस्तेमाल में नहीं हो रहा है, तो लैटिन ही है। तो जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं, पहला रूल क्या लिखोगे कि साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। कोई से कुछ इसका रीज़न तो नहीं पूछ रहा, बट आपको रीज़न मैंने बता दिया कि डेड लैंग्वेज है, अगर आम भाषा के बोलचाल में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इट मीन्स इसमें मॉडिफिकेशन चेंजेस नहीं होंगे। तो पहला रूल क्लियर है, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो लैटिन में लिखते हैं। दूसरा, जब हैंड रिटन हाथ से लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। एक चीज और ऐड कर दो, एंड प्रिंटेड, अगर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे बुक्स लिखवा रहे हैं, तो प्रिंटेड इन इटैलिक्स, उसको हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट करवाते हैं। इटैलिक्स मतलब वो जो लेटर को ऐसे इटैलिक कर देता है ना, फोन में आपके सिस्टम होगा इटैलिक्स करने का, टेढ़ा कर देना, ठीक है। तो इटैलिक्स, अगर प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में, हैंड रिटन होगा तो सेपरेटली अंडरलाइन। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे मैं लिख रहा हूं ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। मैंने जानबूझ के जीनस नेम कैपिटल रखा, स्पीशीज नेम क्या रखा, स्मॉल, अभी इसमें पढ़ने वाले। तो जब मैं हाथ से लिख रहा हूं साइंटिफिक नेम, तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करो, सेपरेटली क्या करो, अंडरलाइन करो। और जब प्रिंट करवा रहे तो इसको इटैलिक्स में प्रिंट करवाते हैं। आगे बात करते हैं, दो रूल क्लियर है। तीसरा रूल, जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस होता है, इसको हम जेनरिक नेम कहते हैं, जो बार बार मैं बताया आ रहा हूं। और जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्पीशीज नेम होता है, जिसको स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं, जो स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फोर्थ होता है जीनस नेम। जीनस नेम जो होता है स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। जीनस नेम किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। देख सकते हो भाई, जो हमारा जीनस नेम है भाई, वो किससे स्टार्ट करी है मैंने, कैपिटल लेटर से। और जो स्पीशीज नेम है वो किससे स्टार्ट होता है, स्पीशीज नेम स्टार्ट होता है किससे, स्मॉल लेटर से। तो स्पीशीज नेम किससे स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल लेटर से। तो चार रूल क्लियर हैं। पहला रूल क्या था कि साइंटिफिक नेम्स यानी कि बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम एक ही बात है। जो बायोलॉजिकल नेम या जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो कौन से लैंग्वेज में लिखते हैं, जल्दी बोलो, लैटिन में। क्यों, लैटिन डेड लैंग्वेज होता है। दूसरा, जब हम इसको हाथ से लिखते हैं, इफ इट इज हैंड रिटन, तो उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में कर रहे हैं। तीसरा रूल क्या है, जो फर्स्ट वर्ड होता है जीनस होता है, यानी कि जेनरिक नेम जीनस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड वर्ड किसके बारे में देता है, स्पीशीज के बारे में, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में बताता है। फोर्थ क्या है, जीनस नेम स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से और स्पीशीज नेम स्टार्ट हो रहा है स्मॉल लेटर से। तो चार रूल याद हो गए। पांचवा तो बच्चों वाला है यार। पांचवा रूल क्या है यार, अब मान के चलो तुमने डिस्कवरी करी है तो क्रेडिट तो लोगे ना, तुमने इतनी मेहनत करी है तो क्रेडिट तो बिल्कुल लोगे, तो अपना नाम लगा दोगे इसके पीछे। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही करा जाता है कि ऑथर्स नेम जो होते हैं उनको एब्रीवेशन फॉर्म में लिखा जाता है। अब ऐसा नहीं तुम्हारा नाम ही इतना बड़ा, जैसे अपना मैं नाम लिखूँ पूरा अमन कुमार मिश्रा, इतना बड़ा नाम लिख दियो, साइंटिफिक नेम ही ऑलरेडी इतना बड़ा है, और भी तुम अपना नाम लिख दिए, कौन ही पड़ेगा, याद ही को किसी से नहीं होगा। तो इसलिए जो अपना नाम होता है एब्रीवेटेड फॉर्म में, एब्रिएशन के फॉर्म में लिखते हैं, अपीयर्स एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आपको मैं। एग्जाम्पल है मैंगो, मतलब मैंगो का एग्जाम्पल लेके साइंटिफिक नेम लिख रहा हूं। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, कोई बता सकता है कमेंट में, जल्दी बता दो अगर किसी को पता है तो। मेंजीफेरा इंडिका, अभी बताया था मैंने, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। एम देख रहे हो कैपिटल है, अच्छा हाथ से लिख रहा हूं तो अंडरलाइन कर दिया मैंने। स्पीशीज नेम देख रहे हो स्मॉल है, ठीक है। अब लास्ट क्या था, मतलब साइंटिस्ट का नाम लिखना है। तो किसने डिस्कवर करा नाम, सुनने में लग रहा है यार इंडिया में किसी ने डिस्कवर करा होगा, ऐसा नहीं है। इसकी जो डिस्कवरी करा है कैरोलस लिन्योस ने करा है। अब क्योंकि कैरोलस लिन्योस ने करा है तो LINN लगा सकते हो, लिन हो गया।
या पूरा नाम नहीं लिखना होता है, एब्रिएटेड फॉर्म में लिखना होता है, एब्रिएशन में लिखना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये थे बस 5 रूल, इतना आसान था, याद कर सकते हो। 3 नंबर फ्री के मिल जाएंगे भाई साहब सीबीएसई में। तो यार क्योंकि हम नीट सीबीएसई दोनों का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सो इसलिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जो सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट होगा मैं ऐसे ही आपको बता दिया करूंगा। आगे बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। अब ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होता है? तो जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में हमने क्लासिफिकेशन करा ऑर्गेनिज्म का, उन्हीं ग्रुप को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, एक हायरार्की में अरेंज करना ही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहलाते हैं। बेसिकली टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या है? जैसे स्पीशीज है, ये अपने आप में कैटेगरी हो गया, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन, लाइफ। इस चैप्टर में तो आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ना है, कहां तक? किंगडम, किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम, फाइलम प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है भाई साहब, डिवीजन, किंगडम, फाइलम, उसके बाद क्या आता है? क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। आई होप 9वीं क्लास से आपको ये चीज़ याद होगा। अच्छा, 9th में चैप्टर को डिलीट कर दिया गया लॉकडाउन के बाद, कोई बात नहीं, यहाँ पे याद कर लो। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो भाई ये देखो, ये हमने जो, ये बेसिकली है क्या? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज है, एक अपने आप में कैटेगरी है। अब इन्हीं कैटेगरी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आएगा क्या कि क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, ठीक है, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जिनमें से ईच स्टेप, जैसे कि मान के चलो ऑर्डर है, तो ऑर्डर एक क्या है? ऑर्डर एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, या इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको आप रैंक भी बोल सकते हो, या इसको आप एक टैक्सॉन भी बोल सकते हो। अच्छा, इन सबको बोलूंगा तो कैटेगरीज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? टैक्सा हो जाएगा। अगर इन सबको साथ में लेके बोल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? टैक्सा। टैक्सा प्लूरल हो गया, जिसमें सारे ग्रुप, सारे कैटेगरीज कवर हो गए हैं। तो टैक्सा क्या होता है, टैक्सॉन क्या होता है, रैंक क्या होता है, समझ में आया भाई? देखो, रैंक, टैक्सॉन, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी एक ही बात है। अब एस लगा दे रहे हैं मतलब सबको ले रहे हैं, ठीक है। ऐसी टैक्सा बोल दे रहे हैं तो सारे ग्रुप को एक साथ ले रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट्स अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये सारे ग्रुप जो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। ऊपर से नीचे आते तो डिसेंडिंग होता है, नीचे से ऊपर जाते हैं असेंडिंग। असेंडिंग यहाँ पे पॉपुलेशन के बेसिस पे कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे, तो ये जो मैंने एक तरह से हायरार्की बनाई है, ये क्या है? असेंडिंग है, डिसेंडिंग है? तो ये डिसेंडिंग है। जब नीचे से ऊपर जाऊंगा तो असेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जितने जो कैटेगरीज हैं, जितने जो टैक्सा हैं, ठीक है, इनको टुगेदर मिल करके, साथ में मिल करके क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब क्या होता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की? तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज इन अ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेफिनेशन लिख सकते हो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का, नहीं लिख सकते हो तो भी मैं लिखवा दूंगा, टेंशन ना लो। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एक जो हर इन सारे कैटेगरीज में से जो ईच कैटेगरी है, एक तरह से यूनिट की तरह रिप्रेजेंट कर रहा, वो यूनिट है क्लासिफिकेशन का। जैसे स्पीशीज, ये एक क्या है? एक अपने आप में एक रैंक है, या ये अपने आप में एक टैक्सॉन है, या ये अपने आप में एक क्या है? यूनिट है। तो इसको तुम यूनिट बोल दो, टैक्सॉन बोल दो, रैंक बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, a group of organism occupying a particular category is called taxon। तो भाई यहाँ पे ना taxon का डेफिनेशन दे रखा है, ये ऐसी 10 टाइप हो गया गलती से, माफ कर देना हमारे पीपीटी मेकर को, बोल चुक। अब देखो भाई, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो ऑक्यूपाई करता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी को, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आया तो इसमें नहीं तो इसमें नहीं तो इसमें, उसी को क्या कहते हैं? हम टैक्सॉन कहते हैं। एग्जाम प्लूरल इसका टैक्सा हो सकता है, भी पता है टैक्सा क्या बेटा? प्लूरल है। और टैक्सॉन क्या है? टैक्सॉन क्या है? सिंगुलर है। चलिए, जैसे कि एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लास मैमेलिया। तो मैमेलिया एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें सारे मैमल्स आते हैं। तो जो क्लास मैमेलिया है, ये क्लास जो क्या है, इसमें क्लास में क्या आ जा रहा है? एक मैमेलिया आ जा रहा है, ठीक है। अब ये जो मैमेलिया है, ये एक क्या है बेटा? ये एक टैक्सॉन है, ठीक है। मैमेलिया क्या है बेटा? टैक्सॉन। ऐसे कार्निवोरा बोल रहा हूँ मैं, कार्निवोरा में सारे वो डॉग वगैरह आ जाते हैं, टाइगर आ जाते हैं, तो वो क्या हो गया? कार्निवोरा एक अपने आप में एक टैक्सॉन है, एक रैंक है, एक यूनिट है। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, मैंने बोलता ना डेफिनेशन लिखवाने के लिए, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक
टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो भाई टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या टैक्सा इन अ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड। अच्छा इट तो लगा दिया तो कॉल्ड क्या? तो भाई जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है या टैक्सा है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को ही हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। ये सीबीएसई में एक आधी नंबर में डेफिनेशन आपका आ सकता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। चलिए भाई, इतना हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की दे रखा है जो कि आपके एनसीईआरटी से हल्का सा डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दो चीज़ नहीं मिल रही है। ये चैप्टर 2 जब मैं स्टार्ट करूंगा वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअली चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। अब जो मॉडर्न डे है उसमें 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन चलता है, यानी 6 किंगडम है उसमें। तो वहाँ पे हम डोमेन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 3 डोमेन ऑफ लाइफ है। तो लाइफ के अंदर डोमेन आते हैं, डोमेन के अंदर किंगडम आते हैं, किंगडम के अंदर फाइलम आते हैं, फाइलम के अंदर क्लास, ऑर्डर, फैमिलीज, जीनस, स्पीशीज, जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज आते हैं। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं, जिसमें एक यूनिट, एक रैंक, उसको हम टैक्सॉन कह सकते हैं, ठीक है, या उसको यूनिट कह सकते हैं, या उसको हम क्या कह सकते हैं? रैंक कह सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया। अच्छा देखो, इस वाले जो लेक्चर है ना इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल लेकर के डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। बट सीबीएसई वालों के लिए मैं चाहता हूं कि आज ही चैप्टर को दी एंड कर दूं, ताकि उनको ज़्यादा मतलब अगर किसी बच्चे को यार मोटो है कि ठीक है मेरे को यार सीबीएसई करनी है, ठीक है, और आगे ग्रेजुएशन करनी है, रिसर्च फील्ड में जानी है, तो वो तो खैर पूरा लेक्चर देख सकते हैं। बट सिर्फ सीबीएसई में फोकस है वो बच्चों के लिए आज मैं चैप्टर दी एंड करने वाला हूँ, सीधे जो एनसीईआरटी में बॉक्स बन रखा है एग्जाम्पल उसको बता करके, ठीक है। बाकी नीट वालों के लिए मैं एक लेक्चर और लूंगा जिसमें मैं पीवाईक्यूज करवाऊंगा, ठीक है। और क्या करवाने वाला हूँ, ये जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज वगैरह है उसको मैं ऐसे डिटेल में समझाऊंगा एग्जाम्पल लेकर के। जैसे पहले स्पीशीज हो गया, जीनस हो गया, इन सब के विद पिक्चर्स आपको डिटेल में एग्जाम्पल समझाया जाएगा। तो उसके लिए मैं एक क्लास और लूंगा, 45 मिनट के होगा, क्योंकि यार उसमें मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। सीबीएसई के लिए चैप्टर को आज दी एंड करते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विथ एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यही है हमारा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। इसमें क्या होता है बेटा? सबसे पहले स्पीशीज होता है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं किंगडम। किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम आते हैं, फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लास आते हैं, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर के अंदर बहुत सारे फैमिली, फैमिली के अंदर जीनस, जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीशीज आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो जैसे कि किंगडम मैं बोल रहा हूँ एनिमेलिया, एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो एनिमेलिया में तो सारे आ सकते हैं। अच्छा अपने आप को मैंने जानवर में डाल दिया, हाँ ह्यूमंस भी जानवर ही होते हैं, बस हम कपड़े पहनते हैं और थोड़ा बहुत दिमाग होता है हमारे अंदर। तो भाई जैसे कि हमारे इंसेक्ट हो गया, क्या है ये? मॉस्किटो है, पैरेट हो गया, मैं हो गया इंसान मतलब ह्यूमन, डॉग हो गया, बिल्ली हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर, ये सारे एनिमल है। तो सारे एक ग्रुप में है, उस ग्रुप को हम क्या करें? किंगडम, यानी किंगडम एक रैंक हो गया, एक टैक्सॉन हो गया, उसका एग्जांपल हो गया एनिमेलिया। अच्छा दूसरा बात करते हैं, ये सब जो एनिमल है उसमें से कुछ कॉर्डेट्स होंगे, ठीक है, जिसके पास मतलब कॉर्डेट्स कौन से होते हैं? जिनके पास क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट कॉलम। तो भाई कॉर्डेटा कौन सा है? तो कॉर्डेटा इसमें क्या है भाई? कॉर्डेटा में तुम्हारे पैरेट आ गया, ये तो हट गया क्योंकि ये कॉर्डेट नहीं है इंसेक्ट, तो क्या आ गया? पैरेट आ गया, मैं हो गया कुत्ता बिल्ली, और ये लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ये सारे कॉर्डेट्स हैं। अब इनमें से भी मैं क्लास मैमल्स का देख रहा हूँ, मैं मेलिया देख रहा हूँ, तो मैमल्स मैं हूँ क्योंकि मेरे बॉडी पे हेयर है, ये भी मैमल है, ये भी मैमल है, ये भी मैमल है, ये सारे मैमल है ना, क्योंकि बॉडी पे हेयर है, देख सकते हो, ठीक है। अच्छा मेरे बॉडी पे दिख नहीं रही है, चलो फिर शेव हो गया होगा, अभी दिख रहा है ना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कार्निवोरा। कार्निवोरा क्या है भाई? कार्निवोरा जैसे कि अब जैसे इंसान है, मैं मांस थोड़ी खाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, ये डिपेंड करता है, मतलब यार कुछ ह्यूमंस खाते कुछ नहीं खाते हैं, तो कहना कॉम्प्लिकेटेड है, ह्यूमंस का कहना कॉम्प्लिकेटेड है कि कार्निवरस है या फिर वो हर्बीवरस है। हम ओमनीवर्स में आते बेटा, ठीक है। तो जैसे कि डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर, ये सब कार्निवोरा के अंदर इसको हम प्लेस करते हैं। अब बोलोगे बिल्ली दूध भी तो पीती है, तो कुत्ता रोटी भी तो खाता है, तो ऐसे लड़ाई मत करो मेरे से, ठीक है। इनको प्लेस करते तो करते हैं, मान लो, क्योंकि बहुत सारे फीचर है जो सिर्फ दूध रोटी से काम नहीं चलता है। आगे बात करते हैं फेलिडे, ठीक है, फैमिली। फेलिडे की बात करें, बिल्ली वाली फैमिली, ठीक है। कौन सी वाली फैमिली? कैट फैमिली। अब कैट फैमिली में कौन सा आता है? मैं तो नहीं आ सकता भाई, ठीक है, मैं बिल्ली दिख रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कुत्ता भी बिल्ली दिखता? बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है। सो बिल्ली वाली फैमिली कौन है? जो बिल्ली जैसे दिखते हैं, बिल्ली इटसेल्फ कैट हो गया, ठीक है, लॉयन हो गया, और क्या हो गया? टाइगर हो गया। तो ये बिल्ली वाली फैमिली हो गई। अब बात करते हैं क्या? जीनस पैंथरा। अब पैंथरा जीनस में ना, पैंथरा जीनस में
टाइगर भी, लॉयन भी पाया जाता है और टाइगर भी पाया जाता है, दोनों का जीनस सेम है, पैंथरा है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ टिग्रिस, तो ये टाइगर की स्पीशीज है। किसकी स्पीशीज है? टाइगर की, इसलिए क्या आ गया? टाइगर आ गया। एक चीज आपने ऑब्जर्व करा, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे थे, जब स्पीशीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट वही घट रहे हैं तो पॉपुलेशन कम हो रहा है। यानी जो किंगडम है वो लार्जेस्ट ग्रुप है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, और जो स्पीशीज है वो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो डाइवर्सिटी बढ़ती है, देख रहे हो बहुत सारे डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। बट जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो सिर्फ स्पेसिफिक चीजें आते हैं जो रिलेट करते हैं। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो सिमिलैरिटीज बढ़ती हैं, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिफरेंसेस बढ़ते हैं। अब मैं बोलूँ यार एक मच्छर में और मेरे में क्या ही यार मतलब सिमिलरिटी होगा, बिल्कुल ही अलग है हम लोग, ठीक है, डिफरेंस ही डिफरेंस है, तो डाइवर्सिटी ऊपर ज्यादा है। बट अगर नीचे बात करें तो हम सब में एक सिमिलरिटी है, क्या? हम सारे के फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड है, दूध पिलाती हैं, सबके बॉडी पे हेयर, तो सिमिलरिटी हो गया। मतलब जब भी टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में नीचे आते हैं सिमिलरिटी बढ़ती है, ऊपर जाते हैं डाइवर्सिटी बढ़ती है। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? किंगडम है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप कौन सा है? स्पीशीज है। या इसको कह सकते हो सबसे ज्यादा मोस्ट सिमिलर रिलेटेड ग्रुप कौन सा है? स्पीशीज। आओ इसको लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, जैसे कि उसी ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? किंगडम। कहाँ लिखो, कहाँ लिखो, यही लिख दे रहा हूं, किंगडम। अच्छी हैंडराइटिंग नहीं आ रही है, कलर चेंज करते हैं, ये लेते हैं फिर ये लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, सबसे ऊपर जो है वो है किंगडम। क्या कह रहे हो? हैंडराइटिंग अभी भी अच्छी नहीं हुई। किंगडम, किंगडम के नीचे नीचे क्या होता है? फाइलम स्लैश डिवीजन। अब भाई याद कर लेना, क्या फाइलम इस्तेमाल करते हैं अपन लोग किसके लिए? एनिमल्स के लिए। और डिवीजन इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? प्लांट्स के लिए। अब फाइलम के अंदर क्या आता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ठीक है। फिर क्या आ रहा है भैया? क्लास आ रहा है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फैमिली, फिर आता है क्या? जीनस, जीनस, और फिर सबसे लास्ट में क्या आ रहा है? स्पीशीज, ठीक है। चलो फिर क्या आ रहा है? स्पीशीज। अब जरा स्पीशीज का डेफिनेशन पे बात करते हैं। क्या होता है स्पीशीज? सो स्पीशीज ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिमिलर मतलब थोड़ा बहुत देखने में एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, मतलब जो बच्चा हो रहा है वो भी रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो। इसको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। सो स्पीशीज की बात करें, स्पीशीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर organisms that can interbreed बोले तो भैया रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूसेस, पैदा करते हैं, एंड प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल का मतलब जो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल हो, इनफर्टाइल ना हो, ठीक है, उसको फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कहते हैं। तो ये है स्पीशीज का डेफिनेशन। अच्छा, फिर बात करते हैं भैया जीनस का डेफिनेशन क्या होगा? तो देख भाई, आपको सिर्फ याद स्पीशीज का डेफिनेशन करना है, बाकी सबका डेफिनेशन इसी से बन जाएगा। जीनस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज जो आपस में रिलेटेड हों। जैसे कि देखो, ये जो लॉयन है, टाइगर है, लॉयन टाइगर आपस में रिलेटेड है, तो सेम जीनस में आया है। किस में आया है? सेम जीनस में आया है। आ रहा समझ में? आगे बात करते हैं बेटा। फैमिली की बात करें तो फैमिली में क्या होगा भैया? तो फैमिली होता ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। अब तो समझ गए होगे, जो ऊपर वाले का डेफिनेशन बनाना है, नीचे वाले को पकड़ लो, रिलेटेड लगा लो, बन गया डेफिनेशन। तो फैमिली क्या है बेटा? फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ, चलो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, अच्छे से क्या, 8 लगा देना। इट इज ग्रुप ऑफ क्या? रिलेटेड जीनस। इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। कोई बच्चा सिमिलर जीनस भी बोल सकता है, चल जाएगा। अब बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या है भैया? ऑर्डर क्या है? बताओ। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज आ रहे हैं। अच्छा देखो, एक एग्जांपल देख लो किसका? फैमिली का। इन सब में कुछ सिमिलरिटी है, बिल्ली वाली फैमिली है, इसलिए ये सारे जीनस
कौन से थे? पैंथरा पैंथरा पैंथरा, ये भी पैंथरा, मतलब ये सॉरी ये दोनों पैंथरा है और ये तो अलग जीनस हो गया, बट इनका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये किसके अंदर आते हैं? एक सेम फैमिली के अंदर आ रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस किसके अंदर आ रहे हैं? सेम फैमिली के अंदर आ रहे हैं, इसलिए फैमिली का डेफिनेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। ऐसी बहुत सारे फैमिली जो एक जैसे एक दूसरे को रिसेंबल करती हैं, वो किसके अंदर आती हैं? ऑर्डर में आती हैं। तो इसलिए जैसे देख सकते हो ऑर्डर में कौन से आ रहे हैं? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। जैसे कि देखो ये कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, लॉयन, ये सब ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड, मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे क्या हैं? देखा जाए तो कार्निवोरा है, सारे सारे कार्निवोरा है, तो एक ऑर्डर में आगे सेम। ठीक है, तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड, रिलेटेड क्या? फैमिलीज, फैमिलीज। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्लास क्या होगा बेटा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ठीक है, ऐसे ही क्लास के बाद क्या आएगा? फाइलम। इसमें सारे ऑर्डर सारे क्लास एक जैसे आ जाते ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। ठीक है, अच्छा ऐसी किंगडम तो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप है बेटा। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप है क्योंकि भाई इसमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है बेसिकली ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है बहुत हाई है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है, नंबर है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। और डाइवर्सिटी बोले तो वैरायटी, डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। ऊपर में किंगडम में डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होता है, स्पीशीज में सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा होता है। सिमिलैरिटीज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सिमिलैरिटीज की स्पेलिंग सही कर लेना भाई। ठीक है, सिमिलैरिटीज सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, किंगडम का डेफिनेशन तो बताया नहीं भैया, वही तो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला या डिविजन्स। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला या डिविजन्स, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला या डिविजन्स। ठीक है, सो इन सब का डेफिनेशन आपको याद हो चुका है। अब बात करते हैं क्या, थोड़ा तीर चलाने जा रहे हैं हम, आइए तीर चलाते हैं। जब भी भैया जी हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जब भी हम क्या करते हैं? नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? सिमिलैरिटी बढ़ता है या डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, डाइवर्सिटी बढ़ रहा है, बट सिमिलैरिटी घट रहा है, सिमिलैरिटी घट रहा है। वही अगर उल्टा कर रहे हैं, वही क्या कर रहे हैं भाई साहब? अगर उल्टा कर रहे हैं हम, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से क्या आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं, तो क्या होगा? इस बार सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी, सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी और डाइवर्सिटी वैरायटी घटेंगी, डाइवर्सिटी घटेगी। आया समझ में? तो भाई इस कॉन्सेप्ट पे भी सवाल आ सकता है। चलो अब एक एग्जाम्पल लेकर के इसको कंप्लीट करते हैं ज़रा। वो एनसीईआरटी का टेबल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, कोई चॉइस है ही नहीं, चाहे वो सीबीएसई है चाहे वो नीट हो, आपको याद करना पड़ेगा। इससे सवाल आएगा, आते रहता है, चेक कर सकते हो पीवाईक्यूज। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भाई दिल से याद करो। ठीक है, दिल से याद करो, लर्न बाय हार्ट। चलो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करें भाई, तो कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी दिया है उसको याद करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ कॉमन नेम लिख रहा हूँ, मैन, हाँ भाई मैन में मैं ही दिख रहा हूँ, अब तुम लोगों की फोटो तो मिली नहीं, पता भी नहीं है कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन देख रहा है लेक्चर, तो मैन अपना लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना पिक्चर लगा सकते हैं। बाकी ये समझने के लिए आप नोट्स तो यार जो लिखा वो बनाओगे, डायग्राम थोड़ी बना लोगे। ठीक है, वो जस्ट समझने के लिए था, विजुलाइजेशन के लिए था। अब मैन की बात करें तो बायोलॉजिकल नेम क्या? होमोसेपियंस, देखो एच कैपिटल एस स्मॉल। ठीक है, अच्छा जिसमें होमो क्या है बेटा? जीनस है, सेपियंस क्या है? स्पीशीज है, सेपियंस क्या है बेटा? स्पीशीज है। होमो है जीनस, सेपियंस है स्पीशीज। फैमिली की बात करें इंसान का तो क्या है? होमोनिडाई है। ऑर्डर क्या है? हम प्राइमाटा है। क्लास में हम क्या है? मैमल्स है। फाइलम में क्या हम लोग? कॉर्डेटा है, हम लोग कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, कॉर्डेट्स हैं, मतलब कॉर्डेट्स में सबसे ज़्यादा इवॉल्व आते हैं, जो कि हम भी आते हैं। ठीक है, हम भी कॉर्डेट्स में आते हैं। आगे बात करते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या? मस्का डोमेस्टिका, जहाँ पे डोमेस्टिका क्या है? डोमेस्टिका क्या है बेटा? स्पीशीज नेम है। ठीक है, तो स्पीशीज की इंफॉर्मेशन ये बता रहा हूँ, जीनस से दे रखा कहानी। जीनस उसका होता मस्का, फैमिली
म्यूसिडिया है। एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, मैं भी बहुत इस्तेमाल करता था इसको। ये ए लास्ट में आ जाना, समझ जाना किसके बारे में बात कर रहा है, फैमिली। तो होमोनिडाe, क्या होमिनिडे, म्यूसिडे, या एनकाडेशिए, या फिर आ रहा पोशिए। ये जो आ रहा है ना, समझ लेना किसके बारे में, फैमिली के बारे में। तो इससे आप थोड़ा याद करने में आसानी होगी। ऑर्डर की बात करें तो डिप्टेरा, 2 पंख अटैच होते हैं। इंसेक्टा क्लास हो गया, इंसेक्ट्स हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब पता क्या होता है भाई, आर्थ्रो मतलब होता है क्या, आर्थ्रो मतलब क्या होता है, जॉइंट, ठीक है। इसका होता है जॉइंटेड, पोडा मतलब होता है पैर। तो इनके लेग्स जो होते हैं, फीट होते हैं, जॉइंट होते हैं। और इसमें सारे इंसेक्टी तो हैं, इंसेक्टी तो है। आर्थ्रोपोडा सबसे पॉपुलेशन में देखा जाए सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंसेक्ट के ही है, यानी आर्थ्रोपोडा के ही है। तो आर्थ्रोपोडा क्या हो गया, एक फाइलम हो गया, ठीक है। वही अगर प्लांट की बात करते तो डिवीजन होता। नेक्स्ट बात करते हैं मैंगो। मैंगो एग्जांपल बहुत बार आ रखा है। मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका स्पीशीज के बारे में बता रहा है। मैंजीफेरा जीनस, एनकाडेशिए फैमिली, सेपिनडेल्स ऑर्डर। ऐसी डाइकोटिलिडन, मतलब कितने कोटिलिडन है बेटा इसके अंदर, 2 कोटिलिडन है, तो क्या हो गया डाइकोटिलिडन, ये क्या हो गया क्लास होता है। ऐसी एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबसे, जैसे हमारे एनिमल्स में सबसे देखा जाए इवॉल्व कॉर्डेट्स हैं, तो वैसे ही प्लांट में राज चल रहा है बेटा एंजियोस्पर्म के, सबसे ज़्यादा डोमिनेट एंजियोस्पर्म कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म याद करने का एक तरीका है, जो भी आप आसपास प्लांट देखते हो जिसमें फूल खिलता है फल बनते हैं, क्या फूल खिलता है फल बनते हैं, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म होते हैं। क्योंकि एंजियोस्पर्म आर द फ्लावरिंग प्लांट्स विच गिव्स सीड। सीड किसके अंदर होगा, फ्रूट्स के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीड बियरिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर सीड पाया जाता है, तो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। यानी फल बन रहा, फूल खिल रहा है, एंजियोस्पर्म हो गया। जैसे एग्जांपल लीची, आम, जो भी आसपास देख रहे हो प्लांट, ज्यादातर एंजियोस्पर्म होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन्हीं की है प्लांट्स में। वीट की बात करें, वीट हमारा प्लांट होगा अगेन। वीट का साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम होता है। वो नीचे वाली स्लाइड्स कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई है, नीचे वाली स्लाइड्स कुछ ज़्यादा ही नीचे चली गई हैं। चलो ऊपर उठा लेते हैं, कुछ चेंज तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो ट्राइटिकम एस्टिवम, एस्टिवम अगेन स्पीशीज नेम है, ट्राइटिकम जीनस है। पोशिए, पोल्स, मोनोकोटिलिडन और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इसका डिवीजन है, मोनोकोटिलिडन जैसे इसका डायकोट था वैसे मोनोकोट है। जो भी आपके अनाज होते हैं ना, ग्रेन्स होते हैं, ग्रास हो गया, मेज हो गया, पैडी, ये सब के सब क्या होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर एक सिंगल कोटिलिडन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, सिंगल। ये दिल नहीं बना रहा हूँ, ये कोटिलिडन का रफ डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। पोएल्स हो गया क्या, ऑर्डर, और देखो ये लगाना तो फैमिली हो गया, ट्राइटिकम इसका जीनस हो गया। तो यहाँ पे भाई सीबीएसई लेवल के और नीट का भी देखा जाए तो यार 99% हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। बट 1% मैं थोड़ा कुछ टॉपिक है जिसको और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और नीट के पीवाईक्यूज और सीबीएसई के 2-4 पीवाईक्यूज लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू फ्यूचर एस्पिरेंट्स। इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पीवाईक्यूज लेके आने वाला हूँ, और कुछ टॉपिक को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ नीट के लिए। उसमें पीवाईक्यूज नीट और सीबीएसई दोनों के होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिए। बाकी सिर्फ जिसको सिर्फ सीबीएसई करनी है उसके लिए लेक्चर मोर देन सफिशिएंट था। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।